ये बीएसईबी एस्टेट का पेपर कह रहा है कि भैया आपको जो बने करते कर लो, पूछेंगे तो सवाल कहाँ से पूछेंगे, तो हम एनसीईआरटी से। ठीक है, ओके। एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप हर वीडियो में सुन रहे हैं, पढ़ लोगे पास कर जाओगे, नहीं पढ़ोगे पछताओगे। व्हेन अ पर्सन इज अट्रैक्टेड बाय टू पॉजिटिव मोटिवेशंस एट अ टाइम, दिस स्टेज इज कॉल्ड। जब व्यक्ति को धनात्मक अभिप्रेरक एक समय में अपनी ओर खींचने लगते हैं, एक समय में अपनी ओर खींचने लगते हैं, ऐसा होना चाहिए था, एक ही समय पे अपनी ओर खींच रहे हैं, तो इस अवस्था को कहते हैं, क्या कहेंगे? अप्रोच अप्रोच, अप्रोच अवॉइडेंस, अवॉइडेंस अवॉइडेंस, या फिर डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। सारे के सारे कहाँ दिए हुए हैं आपको? 9वें चैप्टर में दिए हुए हैं। कौन सा 9वां चैप्टर? 11th क्लास की एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर। सही आंसर क्या है? मार्क करने का प्रयास करें। यहाँ पर देखिए सही आंसर दिया है आपको, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि आपकी इच्छा है क्या? इच्छा है आपकी कि मैदान में खेल भी लूँ और यहाँ पर परीक्षा भी पास कर जाऊँ, दोनों करना है आपको। ठीक है, यानी कि आपको चाह रहे हैं आप कि आपको खेलने में जाने देखने मिल जाए और आपको मूवी भी देखने के लिए मिल जाए, तो आप क्या कर रहे हैं? अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में यहाँ पर फंसे हुए हैं कि मैं उपागम उपागम संघर्ष में फंसे हुए हैं, मैं ये कार्य करूँ या फिर ये कार्य करूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, हु प्रपाउंडेड द जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। ठीक है, अगर हम बात करें इस सिंड्रोम के बारे में, देखिए बड़े आराम से निकल जाएगा। सामान्य अनुकूलन संरक्षण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? 12th क्लास के चैप्टर्स में आपको मिल जाएगा, 3rd चैप्टर में आपको ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? कार्ल रॉजर्स, ये तो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी वाले, थ्योरी वाले हैं। जॉन वॉटसन, ये तो बिहेवियरिज्म वाले हैं। सिगमंड फ्रॉइड, ये तो साइको एनालिसिस वाले हैं। बचता कौन है? एक ही आदमी, हंस सेली नहीं, हैंस सेले। कंफ्यूज नहीं होना है, ये हैंस सेले है। पिछले वीडियो में हमने जो किया था वो था आपका हैंस आइजेंग। अच्छा, पिछले वीडियो से याद आया, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पार्ट नंबर 4। तो इसके पहले कि अगर आपने पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1 नहीं किया है तो जरूर देख लें और आगे आने वाले पार्ट्स भी जरूर देखते रहें। और उसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको आगामी लेक्चर्स वगैरह की अपडेट्स वगैरह वहाँ पर मिलती रह सके। और फिर आगे आपको बताते हैं कि अगला सवाल, ग्रेप्स आर सोर इज अ प्रोवर्ब रिलेटेड टू। अंगूर खट्टे हैं एक ऐसी कहावत है जिसका संबंध किससे है? जिसका संबंध है आपके रेशनलाइजेशन से, सब्लिमेशन से, रिएक्शन फॉर्मेशन और कंपनसेशन से। याद करिए, सभी के सभी क्या है? सभी के सभी आपकी रक्षा अहम युक्तियां हैं। ठीक है, सभी के सभी क्या है आपके यहाँ पर? ये डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर व्हाट? डिफेंस मैकेनिज्म्स। क्या होगा सही आंसर? सिंपल सा है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेशनलाइजेशन जो है यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, युक्तिकरण होगा, सब्लिमेशन एनसीईआरटी 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 पढ़ लेंगे। पिछले वीडियो में बताया था आपको कि कहाँ पर चीज़ें होती हैं, उनको आप ध्यान रखें, इंप्रूव करें अपनी तैयारी को और बढ़िया से परीक्षा को पास करें। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्किज़ोफ्रेनिया का नकारात्मक लक्षण नहीं है? ठीक है, एपेथी, सोशल विड्रॉल, डिल्यूजन, इनमें से कौन सा नहीं है? अब देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया आपको दिया हुआ है कहाँ पर? इसके लिए क्या आपको DSM-5 जाके पढ़ना है? नहीं जी नहीं, TR। ठीक है, ये क्या होता है आधे लोगों को नहीं पता होगा, इसको छोड़ दीजिए। क्या आपको जाके ICD-11 पढ़ना है? नहीं जी नहीं, इसको भी नहीं पढ़ना है। क्या आपको जाके कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की किताब पढ़नी है? अच्छी लग रही है आपको तो? नहीं, ये सब नहीं करना है। एनसीईआरटी खोलिए, 12th क्लास की दिया हुआ है वहाँ पर चैप्टर, उसको जाकर करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया का केवल नकारात्मक सिम्टम नहीं, नेगेटिव नहीं मालूम पड़ेगा, पॉजिटिव भी मालूम पड़ेगा, नेगेटिव भी, फ्लैट इफेक्ट क्या होता है, सब चीज़ें मालूम पड़ेगी। फिलहाल एपेथी, सोशल विड्रॉल्स, डिल्यूजन, नन ऑफ दीज। क्या होगा सही आंसर? मार्क करने का प्रयास करें। और जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो क्या है? वो है आपका यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है आपको दिया है डिल्यूजन। व्यामोह जो है आपको यहाँ पर, ये जो डिल्यूजन है नेगेटिव नहीं है, किसके अंदर आएगा? ये आपके पॉजिटिव के अंदर आएगा। ठीक है, देखिए फर्क कितना है पॉजिटिव और नेगेटिव में। ये व्यक्ति है, अगर उसके अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे तो क्या होगा? उसके बिहेवियर में एड ऑन होंगी चीज़ें, व्यवहार में चीज़ें एड ऑन होंगी। और सेम अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? व्यवहार से वो चीज़ें घट जाएंगी, कम हो जाएंगी, चुपचाप बैठा रहेगा वो, कुछ बात नहीं करेगा। ठीक है, व्यवहार कम हो जाएगा और यहाँ पर व्यवहार बढ़ जाएगा। सेम किसके साथ होता है? आपके रीइंफोर्समेंट के साथ और आपके पनिशमेंट के साथ। वाह वाह वाह, क्या लिंक किया है, इसको आप ध्यान रखें। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी पढ़ें, वहाँ पर सब कुछ चीज़ें आपको दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ मूड डिसऑर्डर। ठीक है, अब ये बताइए क्या लगता है आपको? हम तो बोल रहे हैं नहीं पता है आपको, चलो कुछ भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। लेकिन आपको क्या पता है कि जब भी ऐसा सवाल आएगा, अधिकतर सवालों में मैं क्या मार्क करूंगा? ऑल ऑफ दीज। देखो आपका आंसर सही हो जाएगा, ज़रूरत भी नहीं है पढ़ने की, आपको आंसर खुद बता रहे हैं क्योंकि खुद चाह रहे हैं भैया पास हो जाओ आप लोग पास हो जाओ। वो खुद चाह रहा है बीएसईबी एस्टेट वाला, ताकि आप पात्र हो जाओ आगे जाकर टीआरई के अंदर, तभी तो ऐसे सवाल डाल रहा है। ठीक है,
अभी तक आपने जितने सवाल देखे हैं हर किसी में ऑल ऑफ दीज जहां आया है वहीं पर वही आंसर है, ठीक है। लेकिन अलर्ट ध्यान रखना है, अगर 10 सवाल आ रहे हैं 10 में से 8-9 में ही ऑल ऑफ दीज सही होगा, 1-2 में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां पर आप लफड़ा मत कर दीजिएगा। डिस्थीमिया, हाइपोमेनिया, साइक्लोथीमिया सब क्या है आपके मूड डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ मूड डिसऑर्डर? डिस्थीमिया, हाइपोमेनिया और आपका जो मेनिया है कम रहेगा, साइक्लोथीमिया। मेजर सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ये फिर से देखो आपका कहाँ है, मनोविद्लता का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है, ये आपको कहाँ मिलेगा, फिर से अगेन मिलेगा आपको आपकी एनसीईआरटी के अंदर। क्या है वो सबसे प्रमुख फंक्शन? डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच, विघटित चिंतन एवं संभाषण, ये जो है इसका मेन इंपॉर्टेंट यूएसपी है। किसका? मनोविदालिता का। कहीं विदालिता लिखा है, कहीं विदलता लिखा है। आपको केवल क्या ध्यान रखना है, स्किज़ोफ्रेनिया के 2 सिम्टम्स होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव सिम्टम, एक होता है नेगेटिव सिम्टम। क्या क्या होता है जाके एनसीईआरटी से पढ़िएगा, सब कुछ वहाँ पर दिया हुआ है डिटेल्स के अंदर। और अगर आप फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा हैं तो सारी की सारी एनसीईआरटी आपको 11-12 की कराई हुई है डिटेल में, उसको आप देख लें, बताया हुआ है क्या इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपके लिए काफ़ी है इस परीक्षा के लिए, ठीक है। ओके, अगला देखिए, डेविएशन फ्रॉम अ गिवन norm or standard is the only criterion needed in order to determine whether a behavior is pathological or not। ठीक है, क्या ऑप्शन देखें यहाँ पर, ऑप्शन क्या है, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, deviation from a given norm or standard is the only criterion needed in order to determine whether a behavior is pathological or not। क्या केवल एक ही मापदंड होता है? नहीं, एक मापदंड नहीं होता है, इसलिए आपका क्या है, ये फॉल्स हो जा रहा है। कहाँ से पढ़ने मिलेगा भैया? एनसीईआरटी डिसऑर्डर्स वाला चैप्टर खोलोगे तो वहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ये सभी चीज़ें वहाँ पर, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, इसका क्या है, फॉल्स। अब देखो ट्रू फॉल्स कौन पूछता है, फॉल्स पूछा हुआ है आपसे यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखो ये कैसा सवाल है, ये देखो आप बस, ट्रू एंड फॉल्स कैसे हो सकता है, मतलब क्या है ये, समझ रहे हो आप। और यहाँ मार्क भी किया हुआ है, बोथ सत्य और असत्य, मतलब कोई चीज़ सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है, ऐसे कैसे हो सकता है ना, गलत ही ऑप्शन दिया हुआ है, गलती से मार्क किया दिया हो शायद, ठीक है। ट्रू फॉल्स और नन ऑफ दीज, अब ऑप्शन देना था तो कुछ भी दे रहे हैं। खैर, इन DSM-4 देयर आर टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। DSM-4 में व्यक्तित्व विकृति के कितने प्रकार बतलाए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, 10, 6, 4, 2। क्या होगा सही आंसर, उसको मार्क करने का प्रयास करें। एंड सही आंसर क्या दिया है आपको, 10 दिए हैं। कितने प्रकार के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं DSM-4 के अनुसार? 5 आ चुका है, 5 तो छोड़िए, 5 का TR रिवाइज वर्जन भी आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, DSM-4 के अंदर कितने हैं आपके, 10 हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखिए, डिप्रेस्ड इंडिविजुअल, आप देख रहे हो इंडिविजुअल, कुछ जरूरत ही नहीं है इसमें, ऑल ऑफ दीज मार्क करो, आगे बढ़ो। कितना आसान पेपर है आप देखिए, डिप्रेस्ड इंडिविजुअल्स एग्जिबिट, अरे ये क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, अवसाद कौन पेपर सेट कर रहा है भैया, अवसादग्रस्त व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सी लक्षण प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। बिहेवियरल सिम्टम, फिजिकल, कॉग्निटिव, सभी कुछ, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स देखने मिलेंगे, हमको देखने मिलेंगे बिहेवियरल सिम्टम, व्यवहार संबंधी लक्षण, शारीरिक लक्षण, और उसी के साथ साथ संज्ञानात्मक लक्षण भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा उस डिप्रेस्ड व्यक्ति के अंदर, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी ऑफ डिप्रेशन। ये देखो भैया एनसीईआरटी चिपकी हुई है यहाँ पर, क्या हुई है, चिपकी हुई है यहाँ पर, कि इनमें से अवसाद को लेकर सबसे इन्फ्लुएंशियल थ्योरी किसके द्वारा बताई गई है। और क्या बोल रहे हैं, फ्रॉइड की साइकोडायनेमिक थ्योरी, ये कैसे हो सकता है, फ्रॉइड का मनोगति के सिद्धांत, सेलिगमैन की लर्नड हेल्पलेसनेस थ्योरी, यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी डिप्रेशन बताया गया है डॉग्स को देखकर, वो आपके चैप्टर में दिया है। ये देखो बेबिन की इमेस्टिक थ्योरी, ये भी नहीं है, सही आंसर क्या है आपका, बेक्स कॉग्निटिव थ्योरी, संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये आपका एक इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़िएगा, थेरेपी चैप्टर में आपको मिलेगी। ये सवाल थोड़ा सा गलत है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने आंसर दिया है, बात कर रहे हैं वो बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी थ्योरी, इस सब के बारे में, संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में यहाँ पर। अब बताइए यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, हिंदी में देखो क्यों गलती करोगे आप, क्या दिया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया हुआ है, बस बैक कुछ नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हो आप। इंग्लिश में दिया है बेक्स कॉग्निटिव थ्योरी, 3 शब्द, हिंदी में क्या दिया है, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो कैसे मार्क करोगे आप बताओ, संज्ञानात्मक सिद्धांत देख के क्या गलत तो होगा ही ना आपका, इसलिए अंग्रेजी में देखना जरूरी है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें, बेक्स कॉग्निटिव थ्योरी आपकी इन्फ्लुएंशियल थेरेपी ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पर आपकी थ्योरी ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। ओके, इसके साथ आपके 40 सवाल हो गए हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ पर आगे कुछ स्कोप है क्या। द एक्रोनिम ADHD स्टैंड्स फॉर, सीधा सीधा एनसीईआरटी लगी हुई है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर। अब देखो कैसा पूछ रहे हैं सवाल, ADHD का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। अब ये कहाँ में दिया है आपके,
आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। 11th एंड 12th एनसीईआरटी, आप हर वीडियो में देखिए यही बोलेंगे एनसीईआरटी पढ़ना है। ऑटिज्म इज़ अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, कहाँ मिलेगी आपको? आप बताओ क्या, देखो ये ऑप्शन तो अलग कर ही दिया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है वो आपने सीख लेना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, उसको ट्रू दिया हुआ है। ट्रू दिया हुआ है यानी कि ऑटिज्म क्या है? एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, ये ट्रू है। आगे के लिए ध्यान रखना है आपको, ऑटिज्म एक विकासात्मक विकृति है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखिए, ऑटिज्म अफेक्ट्स द ब्रेन्स नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ खालिस्तान एंड खालिस्तान स्किल्स, ठीक है। कौन कौन सी स्किल्स को प्रभावित करता है? ये प्रभाव करता है, लर्निंग लेनी है यहाँ पे, सोशल एंड कम्युनिकेशन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है, सामाजिक और संचार को प्रभावित करता है। ऑटिज्म अगर किसी बालक को, किसी बच्चे को है, बालक बालिका को अगर ऑटिज्म है तो ब्रेन का नॉर्मल डेवलपमेंट अफेक्ट करता है। किस प्रकार से? उसकी सामाजिक दायरा उसका कम होता जाएगा, वो बातचीत नहीं कर पाएगा और कम्युनिकेशन भी वहाँ पर गैप आता जाएगा, ठीक है। ऑटिज्म मस्तिष्क के सामाजिक और संचार कौशल के सामान्य विकास को प्रभावित करता है। बनी बात है, जब बच्चा बाहर जाएगा ही नहीं तो बात करेगा नहीं, ठीक है। सोसाइटी और कम्युनिकेशन दोनों चीज़ें उसकी साथ साथ में वहाँ पर लिप्त हो जाएंगी और वो बच्चा जो है ऑटिज्म का शिकार रहेगा, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखिए यहाँ पर, इन ऑर्डर टू अज्यूम द सिक रोल इंटेंशनली प्रोड्यूस्ड फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आर नोन एज, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं? आप क्या कर रहे हैं? रुग्ण भूमिका ग्रहण करने के लिए जानबूझकर उत्पन्न शारीरिक या मनोवैज्ञानिक लक्षणों को क्या कहा जाता है? आप अपने आप को वो फील कराने के लिए कि मुझको जो है बीमारी है, मुझे ठीक करो, अस्पताल ले चलो, उसके लिए क्या बोलते हैं? उसको यहाँ बोल रहे हैं आपका फैक्शियस डिसऑर्डर, यहाँ पर बोल रहे हैं। कन्वर्जन नहीं है, सोमेटाइजेशन नहीं है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस नहीं है, फैक्शियस डिसऑर्डर जो है आपका, ये सभी आपको पीवाईक्यू के बेस पर पूछा जा रहा है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। अभी यहाँ पर जो आंसर है इस वाले एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखें, आपका काम आसान हो जाएगा। फैक्शियस डिसऑर्डर यहाँ पर तथ्यात्मक विकार इसको बोल रहे हैं। A symptom of conversion disorder where numbness begins at the wrist and is experienced evenly across the hand and all fingers is known as, ठीक है। यानी कि क्या है? एक रूपांतरण विकार का एक लक्षण है जहां सुन्नता कलाई पर शुरू होती है। आपकी जो कलाई होती है, ये आपका हाथ है, यहाँ से शुरू होगा और हाथ और सभी उंगलियों में समान रूप से अनुभव होती है। यानी यहाँ से कहाँ जा रही है? इस तरफ जा रही है। इसको हम क्या कहेंगे? हैंड पैरालिसिस, ग्लोव एनेस्थीसिया, हैंड एनेस्थीसिया या फिर ग्लोव पैरालिसिस। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आपका ग्लोव एनेस्थीसिया, दस्ताने संज्ञाहरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ग्लोव एनेस्थीसिया। ऐसे सवाल तो मतलब क्या बोले आपको, इस प्रकार से पूछे नहीं जाते, लेकिन एस्टेट आपसे पूछ रहा है तो इतना पीवाईक्यू आप कर लेंगे, उतना आपके लिए इनफ होगा, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल रिटार्डेशन और इम्पेयरमेंट इज नॉट रिलेटेड टू सेरिब्रल इरेगुलरिटी, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं निम्नांकित में से कौन मानसिक मंदता या दुर्बलता, मस्तिष्कीय अनियमितता से सबसे संबंधित नहीं है? सेरिब्रल इरेगुलरिटी कौन सा नहीं है बोल रहे हैं, ठीक है। माइक्रोसेफली, हाइड्रोसेफली, मैक्रोसेफली, क्रेटिनिज्म। अगर आप देखो इस सब में, यहाँ सेफली कॉमन है, यहाँ भी सेफली कॉमन है, यहाँ भी सेफली कॉमन है। सेफली मतलब क्या होता है? इसको लैटिन या कोई अन्य भाषा में क्या बोलते हैं, देख लीजिएगा कौन सी भाषा। ये होता है आपके ब्रेन के लिए, ठीक है। निम्नांकित में से कौन मानसिक मंदता या दुर्बलता, मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। सुना होगा आपने डायनसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन, मीजेनसेफ्लॉन, ठीक है। रोम्बेनसेफ्लॉन, वो जो सेफ्लॉन है, वो सेफ्लॉन क्या है? वो मस्तिष्क की ही बात हो रही है। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटल रिटार्डेशन और इम्पेयरमेंट इज नॉट रिलेटेड टू सेरेब्रल इरेगुलरिटी। सेरेब्रल की बात कर रहे हैं, सेफली काम करेगा। क्रिटिनिज्म जो है यहाँ पर इसके अंदर काम नहीं करता है, ठीक है। इसका संबंध किससे? इसका संबंध आपके थायराइड ग्लैंड, थायराइड बनाने, उस सबसे इसका संबंध होता है। किसका? क्रिटिनिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए, खालिस्तान चैनल्स ओपन एंड डैश चैनल्स क्लोज रिजल्टिंग इन रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चैनल ओपन होता है और कौन सा क्लोज होता है ताकि क्या हो? आपका रेस्टिंग पोटेंशियल हो। वहाँ पे क्या आएगा आपका? देखिए, पोटेशियम चैनल खुलता है और आपका सोडियम वाला बंद हो जाता है जब आपकी क्या होती है? रेस्टिंग अवस्था होती है। और जब एक्टिव हो जाएगा डीपोलराइज तो इसका सेम अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे आपका पोटेशियम आ जाएगा, यहाँ पे आपका सोडियम आ जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3 पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है। पोटेशियम सोडियम ये इसका सही आंसर है। पोटेशियम चैनल खुलते हैं और सोडियम चैनल बंद होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विराम विभव की संभावना होती है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये था आपका 47 नंबर का सवाल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो है आपका द ब्रेन इज प्रोवाइडेड सिक्योरिटी बाय द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स नोन एज। मस्तिष्क को सुरक्षात्मक झिल्लियों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिन्हें कहा जाता है। आप देखो यहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ब्रेन को।
क्या स्पाइनल कॉर्ड करेगा? स्पाइनल कॉर्ड तो बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड करते हैं आपके मेनिंगीज यहाँ पर, ठीक है, मेनिंगीज प्रोवाइड करते हैं। CSF भी नहीं करता, स्कल भी नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर जो है इसका सही आंसर होता है, ठीक है। जितना PYQ में अभी आ रहा है इसको आप कर लेंगे अगर आपका एग्जाम नियरेस्ट है तो, ठीक है। बाकी आने वाले एग्जाम्स के लिए, PGT के लिए आगे देखेंगे क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। मेनिंगीज आएगा। देयर आर स्पेशल सेल्स फाउंड इन ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी दैट आर केपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अदर टाइप ऑफ सेल्स व्हेन रिक्वायर्ड आर कॉल्ड एज, ठीक है। ये आपको अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं आपके स्टेम सेल्स, ठीक है। यानी कि जहाँ भी समस्या है वहाँ से निकाल के आप क्या कर सकते हो, कहीं और लगा सकते हो। ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, ब्रेन सेल्स भी नहीं होते हैं, नर्व सेल भी नहीं होते हैं। कौन से होते हैं आपके? ये होते हैं आपके स्टेम सेल्स। स्टेम कोशिकाएं होती हैं आपकी ये, ठीक है। स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम कोशिकाएं। जो क्या होता है, अगर आपके दिल में यहाँ पे कुछ दिक्कत है, चेस्ट में पेन है, क्या करेंगे? पैर की कुछ चीज़ें निकाल के यहाँ लगा देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेम सेल, ठीक है। वो वहाँ का रूप धारण कर लेती है जहाँ भी उसको आप लगा देते हैं। ये शरीर के सभी ऊतकों में पाई जाने वाली विशेष कोशिकाएं हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करने में सक्षम होती हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपका स्टेम सेल होता है। ये शायद पहले भी PYQ रिपीट हुआ है ये वाला, ठीक है। स्लोइंग डाउन ऑफ द हार्ट, ये देखियो बहुत समय बाद आया है फिर से अगेन आपका NCERT, ठीक है। NCERT से फिर से लिया है। स्लोइंग डाउन ऑफ द हार्ट एंड ब्रीदिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल्स आफ्टर अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज ओवर आर द फंक्शन ऑफ विच वन। यानी कि आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर, वो क्या है? वो ये है कि जब भी आप जल्दबाजी में रहोगे ना, सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा, और जब भी आप रेस्ट करोगे क्या एक्टिवेट होगा? आपका पैरासिम्पैथेटिक। बस बात खत्म, इतना ही करना है आपको, ठीक है। जल्दबाजी रहेगी, ट्रेन छूट रही है, फ्लाइट छूट रही है, बस छूट रही है, क्या होगा? आपकी सांसें तेज़ हो जाएंगी, सांसें तेज़ हो जाएंगी, दिल तेज़ धड़केगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, ये सब होगा, ठीक है। और ये सब कब होगा? सिंपैथेटिक में। लेकिन यहाँ पे सवाल में क्या पूछा है? इसका उल्टा पूछा है। स्लोइंग डाउन ऑफ द हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल्स आफ्टर अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। सिचुएशन वाली जो है अब जा चुकी है, तो क्या होगा? सही आंसर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कहाँ दिया है? आपके NCERT में फिर से दिया हुआ है। एक्साइटेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, सिंपैथेटिक नहीं होगा, पैरासिम्पैथेटिक जो है ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको ये जो है सही आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। ध्यान देना है आपको, यहाँ पर डिफरेंस है आपके सिंपैथेटिक में। तनावपूर्ण स्थिति जब चलती रहेगी तो क्या एक्टिवेट रहेगा? सिंपैथेटिक रहेगा। जब खत्म हो जाएगी तो क्या एक्टिवेट हो जाएगा? आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। इसी के साथ हमने यहाँ पर 50 सवाल सक्सेसफुली सॉल्व कर लिए हैं आपके इस 4 पार्ट के अंदर। 50 क्वेश्चंस ऑफ एस्टेट 2024 हमने कवर कर लिए हैं। आशा करते हैं आपने इसके पहले के पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 ज़रूर देख लिया हो और ये पार्ट नंबर 4 भी आपने कंप्लीट कर लिया हो। अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया है, आपको समझ में आ चुका है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए NCERT वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ जो आप ये PYQ सीरीज़ देख रहे हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगामी 2025 एग्जाम के अंदर आपके सामने ये सारे सवाल आपको देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो इन सवालों को प्रैक्टिस करते रहिए, NCERT लगाते रहिए। ये 50 सवाल आपको जो है आराम से 30 नंबर 40 नंबर आराम से आपको ला के देगा आने वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।